गाइस, कैसे सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज हम फिर से वही चैप्टर अपना चालू करने जा रहे हैं जो हमने पिछले वीडियो में किया था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो पिछले वीडियो में आपको याद होगा, अगर नहीं आता मैं आपको बता देता हूँ कि हमने सारी इंडस्ट्रीज़ को जो सारी वो मतलब पूरा चैप्टर पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या है, कैसे बनती है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके इम्पोर्टेंस पढ़ी थी कि सेकेंडरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ कौन सा बेसिस पर क्लासीफाई करती है। तो वही इंडस्ट्री जो हमने पिछले वीडियो में क्लासीफाई करी थी उसको आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम उसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, सारी जो हमने पिछले वीडियो में इंडस्ट्रीज क्लासीफाई करी थी बेसिस पे, ओनरशिप हो गई, उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई, उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री, वो सारी हम आज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारी रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है जिसका नाम है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज़। तो सबसे पहली है हमारी कॉटन, मतलब उसमें एग्रो बेस में आता है कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर और ग्राउंड नट ऑयल, ये सारी हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, आपको चार्ट एक बार पढ़ लेना कि क्या ये सब देखा, पूरा चार्ट है, मतलब पूरा कि फाइबर प्रोडक्शन का कि कैसे फाइबर बनता है, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको पता होगा, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों की इंडस्ट्रीज, यानी कि क्लोथ की इंडस्ट्री, क्लोथ में जो मतलब जो इंडस्ट्री क्लोथ बनाती है उसको बोलते हैं हम वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमको दो क्लासिफिकेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सबसे पहला तो कॉटन है, मतलब पता होगा कॉटन के क्लोथ्स आते हैं, कॉटन की टी शर्ट, ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पहला कॉटन है। और दूसरा है हमारा टेक्सटाइल या जूट है हमारे, जूट टेक्सटाइल्स, ठीक है। दोनों टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ही पार्ट है। सबसे पहले हम कॉटन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पता होगा कि कॉटन मतलब कितना, अभी तो कॉटन ही यूज़ कर रहे हैं सब। कॉटन तो एक हैंडलूम वीविंग टेक है। कॉटन पहले हम मतलब हैंड स्पिनिंग से बनाते थे, यानी कि हाथों से बनाते, पर अभी इंडस्ट्री आफ्टर 18 सेंचुरी के बाद हम मतलब इंडस्ट्रीज आ गई है, पावर लूम्स केम इनटू यूज, ठीक है। अपनी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री चली गई पीछे ड्यूरिंग कॉलोन बिकॉज दे हैड नो कंप्लीट विथ मिल मेड क्लॉथ, ठीक है। पावर लूम्स का मतलब है इंडस्ट्रीज जो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री जिसमें बहुत सारी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें जो कॉटन बनाती है, ठीक है, वो उसको पावर लूम्स बोलते हैं, पावर लूम्स, ठीक है। पहले तो अपनी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बोलते थे उसको कि हाथों से स्पिन करके, मतलब स्पिनिंग की प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेस से हाथों से बनाया था अपना कॉटन। अभी ऐसा नहीं, अब वो चला क्यों गया, क्योंकि इंग्लैंड जब जैसे ही अपने मतलब ब्रिटिश रूल आया उसके बाद ये सब इंडस्ट्री आना चालू हो गई उनकी वजह से, ठीक है। ये ब्रिटिश ने मतलब ये अच्छा किया कि उनके आने के बाद हमारा मतलब जो डेवलपमेंट था हमारी कंट्री का वो बढ़ गया है, ये है। उसके बाद है in the early year the cotton textile was concentrated in the cotton growing belt of, मतलब हमको ऐसा एरिया दिए कि कहाँ पे कॉटन ग्रो है। और देखो हमको एक बात बताओ, इस बुक में शायद से नहीं दिया होगा कि सबसे पहली हमारी कॉटन इंडस्ट्री मुंबई में बनी थी 1854 में। हाँ, ये याद रख लेना, यहाँ पे हमको लिखा है द फर्स्ट एक्सेप्टेबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। ये याद रख लेना, आपको 1 मार्क में पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो मुंबई में थी, उसके बाद गुजरात में आई, ठीक है। गुजरात में इंडस्ट्री ग्रो हुई उसके बाद, और ठीक है, अब लीड रॉ कॉटन मार्केट ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेल फोर्ट
facilities, labor, moist climate, etc. contributed toward its localization. मतलब कॉटन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ पे ग्रो होती है, कहाँ पे बनती है, जहाँ पे कॉटन मतलब कॉटन का रॉ मटेरियल ज़्यादा मिल जाए नज़दीक में, उसके बाद वहाँ पे मार्केट हो बड़ा सा, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो, ठीक है, और इंक्लूडिंग एक्सेबल पोर्ट फैसिलिटीज़। पोर्ट यानी कि जो बीच नहीं, ओशन फैसिलिटी अच्छी हो, क्योंकि कॉटन एक्सपोर्ट करना होता है बाहर, और फिर ठीक है ये लेबर ज़्यादा, और मॉइस्ट क्लाइमेट, मॉइस्ट यानी कि रेनी, ऐसी जगह जहाँ पे मतलब बारिश ज़्यादा होती है, तो पानी की ज़रूरत बहुत पड़ती है कॉटन में, इसलिए ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं उसके बारे में, कॉटन के बारे में। और हाँ, अभी देखो कॉटन इंडस्ट्री में केमिकल इंडस्ट्री भी देती है साथ, क्योंकि आपने देखो बहुत सारी मतलब कॉटन तो बन गया आपकी वो मशीन से, कौन सी प्रोसेस वो भी हमको दी है, हम पढ़ते हैं गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, उसके बाद है डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड स्वीविंग, ठीक है, ये सारी है उसके बाद कॉटन बनती है। भाई देखो केमिकल इंडस्ट्री यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड्स सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्री सच एज केमिकल्स एंड डाइस, पैकेजिंग मटेरियल है, इंजीनियरिंग वर्क्स। अगर देखो कॉटन के लिए आपको इंजीनियरिंग ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्पिनिंग आपको करनी होती है, उसके बाद डिज़ाइनिंग करनी होती है, टेलरिंग और स्विमिंग, ये सारे इंजीनियर वर्क्स होते हैं, इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं, इसलिए। उसके बाद पैकेजिंग, भाई कॉटन को अच्छे से पैक करना पड़ता है, उसके बाद ही तो अच्छा पैक होगा, तो फिर अच्छा मतलब क्लोथ मिलेगा हमको अच्छे से अच्छा। तो वो डाइंग है, डाइंग यानी कि केमिकल इंडस्ट्री में आ जाती है डाई, सबको पता होगी वो कलर है, डिज़ाइनिंग और केमिकल उसमें आ जाते हैं सब, कि अच्छे से अच्छा कलर, अगर अच्छा कलर होगा तो फिर सबको अच्छा लगेगा पहनने को वो, ठीक है, ये डाइंग, इसलिए केमिकल इसमें कॉटन इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्री वर्क करती है एक साथ, ये बोला है। While spinning continues to centralize in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, being in highly designed to provide scope for incorporating traditional skills and designing of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. कि गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्री ग्रो हुई थी, क्योंकि मतलब वहाँ पे ट्रेडिशनली बनाई जाती थी, और वहाँ पे ही ट्रेडिशनल स्किल, मतलब आपको पता होगा कि गुजरात में कॉटन की ट्रेडिशनल स्किल थी, हैंडलूम मिल ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिशनल स्किल यहाँ पे ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पे डिज़ाइन बहुत अच्छी बनती थी, पता होगा कि सिल्क, ज़ारी, एम्ब्रॉयडरी, ये सारी को पता है, सिल्क अच्छा बनता था एकदम, बहुत अच्छी डिज़ाइन थी, ये सारा था, इसलिए यहाँ पे गुजरात और तमिलनाडु, महाराष्ट्र बेल्ट में सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रोइंग, कॉटन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब उसका प्रोडक्शन ज़्यादा ग्रो हुआ है, ठीक है। ये इंडिया इज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन स्पिनिंग एंड बट वीविंग सप्लाईज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, इट कैन नॉट यूज मच। अभी इंडिया कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट करता है अपना कॉटन, ठीक है, ये हमको बोला है, ये हमको ये दिया है कि इंडिया कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया USA, UK, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है जैसे कि नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज कुछ उसमें इंडिया एक्सपोर्ट करता है कॉटन, ठीक है, कॉटन यार। ये मैप एक बार ही पढ़ लेना, हमको अपने बुक में आपको मिल जाएगा अपना मैप, कितना बड़ा मैप दिया है, एक बार आप मैप पढ़ लेना, ठीक है। कॉटन कहाँ हमको ऐसे दिया है कि कहाँ कहाँ पे अपने इंडिया में कहाँ कहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल है, कहाँ पे वुलन टेक्सटाइल, और कहाँ पे सिल्क टेक्सटाइल ज़्यादा है, कहाँ कहाँ पे, ठीक है, वो हमको मैप दिया है, पढ़ लेना, क्योंकि ये आपको पूछ सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, कॉटन टेक्सटाइल ये सब मार्क करना, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं अपने जूट इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल। देखो इंडिया इज़ द largest producer of raw jute and jute goods and stand at second place as an exporter, ठीक है। क्या बोला है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, पूरे मतलब पूरा अच्छी तरह से जूट नहीं, वो रॉ जूट, ठीक है, रॉ जूट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, ठीक है, और वो एक्सपोर्टर यानी कि वो एक्सपोर्ट सबसे कम करता है, सबसे कम रहते हैं, वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है
सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बांग्लादेश के बाद में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में बनता है जूट। जूट टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में है, ये याद रखना। बांग्लादेश के साइड सबसे ज़्यादा जूट बनता है और वहाँ पे ही एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। इंडिया में सेकंड होता है, सबसे पहले बांग्लादेश में ज़्यादा जूट है अपने इंडिया से तो, ठीक है। और उसके बाद है मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल मेनली अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट। अभी देखो हमको ये बोला है कि वेस्ट बंगाल के साइड, अपनी इंडिया में वेस्ट बंगाल के साइड सबसे ज़्यादा वो मिलती है हमको क्या, जूट इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है हुगली रिवर, और जूट को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। उसके बाद ये वो पूरा जूट, पहले तो जूट आपको पता है जूट को हम गोल्ड फाइबर कहते हैं, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि जूट जब निकलता है ना, जब खेत से निकलता है तब वो गोल्ड का होता है, पूरा गोल्ड आपको दिखता है। उसके बाद उसको पानी में बहुत देर तक डुबोया पड़ता है, बहुत देर तक डुबोगे ना, डुबाया रखोगे अंदर के अंदर। उसके बाद उसका वो ऊपर का निकलेगा, उसके बाद वो ब्राउन कलर का दिखेगा, उससे पहले वो गोल्ड का होता है एकदम, ठीक है। इसलिए उसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ताकि हम अंदर के अंदर मतलब उसको डुबा हुआ रखें और सब पूरा गोल्ड का निकल जाए। वरना तो भाई साहब तब सब लेबर चोरी करके निकल लेंगे, ठीक है। ये है। और सबसे पहली हमारी जूट मिल बनी थी कोलकाता में। कोलकाता में हमारी सबसे पहले जूट मिल बनी थी, कोलकाता में नहीं, मतलब कोलकाता में बनी थी ऋषिरा में 1855 में, याद रखना। देखो अपने ऊपर पढ़ा था कि कॉटन टेक्सटाइल सबसे पहले मुंबई में 1854 में बनी थी कॉटन टेक्सटाइल, ये भी याद रख लेना। और ये भी याद रखना कि सबसे पहली हमारी जो जूट मिल है वो कोलकाता के एक ऋषिरा शहर में 1855 में बनी थी, बस ये याद रखना, ठीक है। और आफ्टर यहाँ पे कुछ और हम पढ़ते इम्पोर्टेंट दिया है, ठीक है। आफ्टर पार्टीशन इन 1947 द जूट मिल रिमेन्ड इन इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश को इस पाकिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। और पार्टीशन के बाद तो है ना सारे अपना जूट में ही था, मतलब अपने इंडिया में ही था जूट, तो 1/3/4 तो बांग्लादेश को भी चला गया। इसलिए बांग्लादेश सबसे मतलब अभी कि वो फर्स्ट एक्सपोर्टर बन गया है जूट का। और हाँ, अभी कुछ ऐसे फैक्टर्स बताया कि क्यों कि वेस्ट बंगाल के साइड जूट, कुछ ऐसे फैक्टर्स है कि जूट को क्या क्या ऐसे चीज़ें चाहिए जो उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, अप्रोक्सीमेटली ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज का अप्रोक्सीमेटली यानी कि बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए उसके लिए, बहुत मतलब उसके लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए उसको ग्रो करने के लिए और उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। उसके बाद है इनएक्सपेंसिव वाटर, इसको बहुत सारा वाटर चाहिए, बहुत सारा। मैंने आपको बोला कि उसको सोने की परत ऊपर से निकालनी पड़ती है, उसके बाद ही वो अच्छा बनता है, ठीक है। तो बहुत सारा उसको वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए और उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, रेलवे की सपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट में रेलवे और रोडवे और वाटरवे तीनों का सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद ही वो जूट अच्छा एक्सपोर्टर बन पाएगा। एक्सपोर्टर तो देखो इसलिए तो सेकंड लार्जेस्ट है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के साइड रिवर है तो वहाँ पे वाटरवे तो बहुत अच्छा होगा। और वो वेस्ट बंगाल कोलकाता से, और देखो वेस्ट बंगाल में है ना हमको मतलब वो क्या लेबर ज़्यादा मिल जाएंगे, इसलिए तो जूट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, लेबर ज़्यादा मिलेंगे, काम ज़्यादा होगा। और वेस्ट बंगाल कोलकाता से नज़दीक है, ठीक है। कोलकाता इतना बड़ा मतलब कोलकाता से नज़दीक है, इसलिए तो फिर क्या इसलिए होगा कि इतने बड़े सिटी से नज़दीक है, इतने बड़े जहाँ से अपना रेलवे सिस्टम बहुत अच्छी है, इसलिए वो भी एक फ़ायदा हुआ वेस्ट बंगाल में जूट मिल का कि वहाँ रोडवे उसको रेलवे वो अच्छी मिल जाएगी। और कोलकाता नज़दीक है तो कोलकाता में आप ज़्यादा मतलब जूट भी लेते हैं सब, रोडवे भी अच्छा है, उन दोनों का मतलब डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये भी फ़ायदा है, ठीक है। टू फैसिलेट
movement of raw material to the mill. Abundant water for processing raw जूट, क्योंकि देखो उनको रॉ जूट मिलता है, उसके बाद उसको भाई पानी बहुत जगह मैंने आपको बोला, इसलिए वहाँ पे वेस्ट हुगली बेसिन के पास बना है, मतलब पानी की तो मतलब कुछ कमी ही नहीं, जितना पानी चाहे ले लो ये है। उसके बाद चीप लेबर है, मैंने बोला कि वेस्ट बंगाल में लेबर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि एंड एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। लेबर तो वेस्ट बंगाल में बहुत भर के पड़े हैं, इसलिए आपको लेबर ज़्यादा मिल जाएंगे वहाँ से, इसलिए वो भी एक फ़ायदा हो गया। उनको चीप लेबर यानी कि सस्ते लेबर मिल जाएंगे, क्योंकि ठीक है, ये एक चीज़ है। उसके बाद है चीप लेबर, ठीक है। उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, कोलकाता है सर, ठीक है। कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट। मैंने बोला कि उसका रेलवे और वाटरवे बहुत अच्छा है, इसलिए कोलकाता उसके बाजू में अर्बन सेंटर एक बड़ा सा, जहाँ पे बैंकिंग भी अच्छी मिल जाएगी, इंश्योरेंस भी मिल जाएगा और पोर्ट फैसिलिटी और एक्सपोर्ट ऑफ जूट बूट्स, मैंने यही बोला था, रखना ये सब चीज़ें। उसके बाद है चैलेंजेस फेस बाय इंडस्ट्री इंक्लूड स्टीप कॉम्पिटिशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर, ठीक है। क्या बोला है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जूट इंडस्ट्री ने, उसके बाद वो आई है, अच्छा मतलब क्या क्या फेस कर भी रही है, अभी भी कर रही है, पहले क्या कह रहे वो है। ये देखो जूट बहुत महंगा है, ठीक है, जूट बहुत महंगा कर दिया है अभी, तो बहुत महंगा है जूट, ठीक है, ये क्या। तो फिर आप क्या प्रिफर करोगे, जूट या प्लास्टिक? तो प्लास्टिक ज़्यादा प्रिफर करेंगे सब लोग, ठीक है, तो जूट तो कोई प्रिफर करेगा ही नहीं, क्योंकि जूट बहुत महंगा पड़ता है, और प्लास्टिक तो ऐसे पकड़ के निकल लो, कहीं भी मिल जाते, ठीक है। और जूट बहुत भारी भी होता है इन कंपेरिजन प्लास्टिक, ये बोला, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला है सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट, यानी कि जूट की जगह प्लास्टिक, ठीक है ये। उसके बाद है इंटरनेशनल मार्केट के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है उसके, भाई जूट सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो भी उसके को सबसे ज़्यादा तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, जैसे बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड, उन सब में तो बहुत सारे, उस सब में भी बहुत सारा जूट उगता है, इसलिए बहुत सारे बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, ठीक है। और अभी ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर, पर अगर देखो however the internal demand has been made on the increase due to government, ये देखो हमको है ना कुछ ऐसा बोला है कि कहाँ झूठ को अगर हमको मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिमांड लानी हो अगर झूठ की, तो क्या किया जाए। उसने गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसने नेशनल पॉलिसी लाई थी, जिसकी वजह से नेशनल पॉलिसी आई थी जिसकी वजह से कि कंपलसरी हो गया डिमांड, ठीक है। क्या किया गवर्नमेंट ने, पॉलिसी के लाने के बाद उन्होंने जूट को मैंडेटरी कर दिया, मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी कर दिया यूज़ ऑफ जूट पैकिंग, मतलब मैंडेटरी कंपलसरी कर दिया कि अभी मैंडेटरी कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है, तो फिर सारे लोगों को जूट ही यूज़ करना पड़ेगा, अभी कंपलसरी हो गया गवर्नमेंट के थ्रू, फिर वो टाल तो नहीं सकते, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, ये एक चीज़ है कि अभी तो कंपलसरी हो चुका है, तो फिर प्लास्टिक को तो अभी सब टालेंगे, जूट ज़्यादा यूज़ करेंगे। टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट नीड टू बी द मेन मार्केट्स आर, अभी देखो एक्सपोर्ट इंडिया करती है, उसके बाद जो लेती है अपने इंपोर्ट लेती है अपने जूट को, अपने इंडिया के जूट को कौन कौन लेता है वो है, तो सबसे पहले यूएसए है, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, अपने मतलब हेल्प की है इन्होंने बहुत लेने के लिए ये जूट को, ठीक है, ये चीज़ है। आगे बढ़ते शुगर इंडस्ट्री पे, उसमें दूसरी करते हैं शुगर इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने जाते हैं। देखो इंडिया है ना, वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड प्रोड्यूसर है शुगर केन का, ठीक है, शुगर का बट ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंसारी। गुड़ तो आपने खाया होगा, जैगरी गुड़, और खंसारी यानी कि शक्कर होती है, उसको खंसारी बोलते हैं।
और यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है। सब आप मेरे को फर्स्ट कौन सा है आप मेरे को कमेंट बताइए। और मैं भी एक बार आपको मतलब बता ही देता हूँ कि सेकंड फर्स्ट कौन। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट है ब्राज़ील है, फर्स्ट ब्राज़ील है, ठीक है। सेकंड अपना इंडिया है और फर्स्ट ब्राज़ील है। शुगर सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में ग्रो होती है, ठीक है। अभी हम आगे बता दिया है कि देखो शुगर है ना, शुगर केन बहुत बल्कि है, बहुत बल्कि यानी कि बल्कि का मतलब हैवी है, बहुत हैवी मटेरियल है, ठीक है। उसको इतनी आसानी से आप मतलब पॉकेट में रख के निकल लिए, वैसा नहीं है। पॉकेट में रख के आप मतलब ये चीज़ नहीं कि आप पॉकेट में रख के निकल लिए बस हो गया, चलो शुगर मैन्युफैक्चर हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया आपके इसमें, ठीक है। ये चीज़ नहीं है, ठीक है। बहुत बल्कि हैवी है, उसके लिए बहुत सारे लेबर चाहिए, बहुत ट्रांसपोर्ट अच्छा चाहिए, ठीक है। मतलब साइकिल पे पकड़ के निकल दिया, ये भी चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। और क्या बोला, तो रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज बल्कि एंड इज हॉलेज इट्स सरकोस कंटेंट रिड्यूसिस। अगर आपने उसको ज़्यादा टाइम तक रखा, उसका सरकोस, उसको है ना सरकोस आता, मतलब उसका सरकोस यानी कि उसका जूसी मटीरियल। अरे सरकोस को अगर शुगर केन में से सरकोस निकाला उसके बाद ही आप ज़्यादा से ज़्यादा शुगर बना पाओगे। अगर आपने शुगर केन, देखो हमको है ना ऐसे अर्बन सेंटर्स ज़्यादा चाहिए, मतलब ऐसे सेंटर जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा हो, ठीक है। क्यों पता है, शुगर केन के लिए ऐसे वो विलेज सिटी से बहुत नज़दीक हो, इस ऐसा हमको शुगर केन के लिए क्यों चाहिए पता है, क्योंकि शुगर केन मैंने बोला अगर आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रखा तो उसका सरकोस, क्योंकि उसका एक जूसी मटीरियल आता है, वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर वो रिड्यूस हो गया तो फिर मतलब एक शुगर केन से बहुत सारी शुगर बनती थी, अभी वो थोड़ी मतलब हाफ ही बनेगी, ठीक है, हाफ ही बनेगी। वो पहले बनती थी 5, अभी हाफ ही बनेगी अगर उसका सरकोस निकल गया, ठीक है। मैं ये सब बोल रहा हूँ कि फाइव शुगर नहीं बनेगी, जैसे कल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर उसका सरकोस ही रिड्यूस हो जाएगा तो फिर बहुत कम बनेगी। इसलिए ऐसे एरिया चाहिए जहाँ पे इंडस्ट्री उससे बहुत नज़दीक हो, वहाँ पे शुगर केन ग्रो ज़्यादा करनी चाहिए। द मिल्स आर लोकेटेड, अभी कहाँ पे मतलब मिल्स है शुगर केन की, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, वहाँ पे सारी मिल्स है, ठीक है, शुगर केन की सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा नहीं मतलब वहाँ पे मिल्स है। और 60% मिल्स सारी इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ये हमको बोला है कि 60%, उसमें से 40% ही बाकी सारे स्टेट्स में है, पर 60% तो उत्तर प्रदेश एंड बिहार में, ठीक है। द इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो इट इज़ आइडियली सिचुएटेड टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। बाद में है, ठीक है, ये हमारी शुगर इंडस्ट्री आपको ख़त्म होती है। उसके बाद में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। मिनरल बेस्ड में आती है आयरन स्टील इंडस्ट्री, पढ़ना जरूरी है। आयरन स्टील इंडस्ट्री तो पूरी दुनिया भी जानती है कि आयरन स्टील इंडस्ट्री में है टेस्को, यानी कि टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, ये हम पढ़ते हैं उसके बारे में आगे। द आयरन स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक industry since all the other industry heavy medium and light depend on it for their machinery। मतलब देखो आयरन एंड स्टील सबसे मेन इंडस्ट्री है, ठीक है, चाहे कोई भी चीज़ हो। अभी उसमें हैवी मटेरियल भी आ जाता है, मीडियम मटेरियल भी आ जाता है और लाइट मटेरियल। उसके मशीनरी पे मतलब मशीनरी कैसे आप बनाना चाहते हो, लाइट मशीन बनाएगी या फिर हैवी मशीन या फिर मीडियम, मतलब बहुत मीडियम दोनों के बीच में ऐसी मशीन बनाए, ये आपका डिपेंड करता है, ठीक है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट, वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। बोला है कि स्टील कौन सी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है, इंजीनियरिंग गुड्स, जो मतलब आपके गाड़ी में लगती है, गाड़ी में इंजीनियरिंग गुड्स ये सब है, या तो फिर जो मतलब इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं। हाँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप ले सकते हो स्टील, उसमें ही लगता है ना ज़्यादा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटीरियल, अपने घर बनाने के लिए या तो फिर कुछ भी बिल्डिंग बनाने के लिए जो लगता है उसमें स्टील यूज़ करता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद है डिफेंस यानी कि वो बाहर मतलब जो
गन गन हो गई, गन डिफेंस मटेरियल में वही सब आता है, गन हो गया, टैंक हो गया, जो आर्मी लोग यूज़ करते हैं ना उसके बाद शिप आ गए अपने, फाइटर जेट्स आ गए, ये सब। उसके बाद मेडिकल है, मेडिकल चीज़ों यानी कि जो अपने जो स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज़ करते हैं ना, स्टेथोस्कोप, उसमें वो हो गया। बहुत सारी मेडिकल की चीज़ें है उसमें आता है। उसके बाद उसकी जो मतलब दांत निकाल, मतलब बहुत सारी मेडिकल की चीज़ें जो उसमें यूज़ होती है। उसके बाद टेलीफोनिक, टेलीफोनिक का वो पता है ना, टेलीफोनिक यानी कि आप उसमें कुछ भी वॉकी टॉकी भी ले सकते हो आर्मी के लिए, जो आर्मी लोग यूज़ करते हैं। एक बड़ा सा रडार यूज़ कर सकते हो, रडार, हाँ रडार भी, रडार आ गया। बहुत सारी टेलीफोनिक चीज़ें। उसके बाद साइंटिफिक इक्विपमेंट, साइंटिफिक इक्विपमेंट मतलब साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, यानी कि साइंटिस्ट है तो फिर जो हमने इसरो यूज़ करते, इसरो, नासा, ये सब भी स्टील यूज़ करते हैं अपने मतलब रॉकेट बनाने के लिए बड़े बड़े, उसमें आयरन स्टील यूज़ होता है, उसमें स्टील यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील often regarded as the index of country development. Iron steel is a heavy industry because all the raw material as a finished good are heavy and bulky, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हैवी तो स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी आयरन स्टील इंडस्ट्री हमको देती है, ये भी एक चीज़ है। उसके बाद हमको आगे है इन 2016 विथ 95.6 million tons of crude steel production, इंडिया रैंक थर्ड अमॉन्ग द वर्ल्ड क्रूड स्टील बॉडी। मतलब सबसे ज़्यादा इंडिया का थर्ड रैंक आया था कि स्टील प्रोडक्शन में, ठीक है। उनने इंडिया ने 2016 में 95.6 मिलियन टोन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन किया था। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन, ठीक है। हमारा इंडिया लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज आयरन, ठीक है। आयरन नहीं, स्पॉन्ज आयरन, ठीक है। 16 per capita consumption of steel of the country was only around 63 kg per annum against the world average of, मतलब ये बोला है कि 2016 में क्या था कि 63 kg पर एनम ही हमारा इंडिया देता था स्टील, और जो एवरेज था वो था 208 kg वर्ल्ड का, हमारा इंडिया सबसे कम देता था। ये है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं हम हमारी ये सब, ये आपकी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, इसको आपको पढ़ लेना, मतलब ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा आपको, ये जो चार्ट दिया है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, पर पढ़ लेना एक बारी। और ये मैप भी आपको जो खास याद रखना है, ठीक है। इसमें कहाँ कहाँ पे अपनी आयरन स्टील प्लांट्स हैं उसके बारे में आपको बोला है। तो देखो यहाँ पे ये पूरा सारे टेरिटरीज दिए, टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स, वो एक बार पढ़ लेना है कि कहाँ कहाँ पे, ठीक है। नीचे चलते हैं। हाँ, देखो मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो प्राइवेट सेक्टर में कौन सी आयरन स्टील इंडस्ट्री है? टेस्को, टाटा। और पब्लिक सेक्टर के लिए कौन है? सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है स्टील और आयरन स्टील के लिए, ठीक है। और अभी है इन 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट द सेम कंटेंट क्वांटिटी ऑफ स्टील। 1950 में दोनों आयरन स्टील बराबर देते थे, पर टुडे अभी चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है। देखो सब फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है चाइना। चाइना इज वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा स्टील लेता भी है और सबसे ज़्यादा स्टील देता भी है। ये वो इंपोर्ट भी सबसे ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है, चाइना आज की डेट में। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज़ द मैक्सिमम concentration of iron steel industries. It is largely because of the alternative advantage this region has for development of industries. This include low cost of iron ore, high grade raw material in approximately cheap labor and vast growth potential in the home market. छोटा नागपुर प्लेटू में सबसे ज़्यादा आयरन स्टील मिलते हैं, रीजन है वहाँ पे से आयरन ओर ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। वो सारे वो छोटा नागपुर प्लेटू एक रीजन आपको पता होगा, अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे है, ठीक है। उस वहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन स्टील
इंडस्ट्री वहाँ पे है क्योंकि वहाँ पे आयरन ओर सबसे ज़्यादा मिलता है। ये अभी हमारी आएगी, अभी हम पढ़ते हैं लिबरल एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एट गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्रीज विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, ये अभी हमारी है दूसरी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में पता है, ठीक है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में पता है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, ये बोला है कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो सेकंड, मतलब सबसे सेकंड है, सेकंड मोस्ट, क्योंकि सबसे पहले तो आयरन है, उसके बाद एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है। मेटल में देखा, मिनरल बेस्ड यानी कि मेटल बेस्ड इंडस्ट्री में सेकंड मोस्ट आती है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। इट इज़ अ लाइट, जो आयरन स्टील हैवी होता है और ये एल्यूमिनियम लाइट होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेलेबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट मिक्स विद अदर मेटल, ये बोला है। और वो कोरोजन रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है, अपन आयरन रेजिस्टेंट टू कोरोजन नहीं होता, वहाँ पे जंग ज़्यादा लगता है, एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता ये। और वो गुड कंडक्टर हीट है, उसको अगर मेलेबल किया जाए तो, और अगर उसको आपको मेलेबल भी है, ठीक है, मेलेबल आपको पता है, साइंस में हमने पढ़ा है, ठीक है। और वो अगर स्ट्रॉन्ग बन जाता है, वो लाइट तो होता है, पर अगर उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो अगर कोई दूसरे मेटल से आपने, कोई भी मेटल, ठीक है, आयरन एंड स्टील की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मेटल से आपने उसको अगर मिक्स कर दिया तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल एंड वायर्स। मतलब वो एयरक्राफ्ट हमने पता होगा ना, एयरक्राफ्ट हमने देखे होंगे, जेट प्लेन्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, उसके बाद अपने घर के बर्तन हो गए, यूटेंसिल्स, और वायर्स होते हैं ना, जो वायर होते हैं ना, अपने घर में वायर्स हो गए ना, उसमें आप देखना उसके ऊपर जो रेड होता है ना, रेड या ब्लैक कलर के वायर होते हैं, उसके आप खोलना तो उसके अंदर से जो वो निकलता है ना गोल्डन कलर का, वो होता है एल्यूमिनियम। वो इसलिए बोला है कि वायर बनाने में काम आता है। इट हैज़ गेन पॉपुलर एज सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब उसको भी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है जितनी स्टील और कॉपर को मिली है, और इतनी ज़्यादा भी उसकी इंडस्ट्री है, उसकी भी इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा है जितनी आयरन और स्टील की है। ठीक है, ये बोला है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री, देखो कहाँ कहाँ पे एल्यूमिनियम ज़्यादा मिलता है, वो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। बॉक्साइट के बारे में पढ़ना। हाँ देखो, एल्यूमिनियम में एक और आता है बॉक्साइट है। पहले तो देखो रॉ मटेरियल, आपको एक चार्ट पूछेंगे कि एल्यूमिनियम बनता कैसे, तो सबसे पहले तो बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट एक रॉ मटेरियल है, उसके बाद बॉक्साइट को हीट किया जाता है और पूरा मेल्ट करते हैं, उसके बाद उससे एल्यूमिनिया बनता है, उसके बाद एल्यूमिनिया से एल्यूमिनियम बनता है। देखो यहाँ पे पूरा चार्ट दिया है कि 4 to 6 टॉन्स ऑफ बॉक्साइट को अगर आप मेल्ट करोगे और हीट करोगे तो उससे 2 टॉन्स ऑफ एल्यूमिनियम बनेगा, और उसके बाद उससे बनेगा 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम। ये है यहाँ पे आपको दिखाएं, यहाँ पे बॉक्साइट इज द रॉ मटेरियल यूज इन स्मेल्टिंग, इज वेरी बल्की, हार्ड, रेडिश कलर्ड रॉक। ठीक है, एक रॉक होता है, रॉ मटेरियल ही है रॉक, यानी कि वो बहुत हैवी होता है और वो रेडिश यानी कि डार्क रेड कलर होता है, उसका बहुत डार्क रेड कलर होता है। ठीक है, ये है। उसके बाद हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, और अभी हमारी चालू होने वाली है केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया हमको। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्री आती है, जैसे कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, ये सारी हमारी केमिकल इंडस्ट्री में आती है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री होगी, उसके बाद जो कलर हो गए हमारे, कलर, डाइस, ये सारे हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, रैपिड हम पढ़ने आगे। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिंग, इट कंपेयर्स बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल manufacturing units. Rapid growth has been recorded in both inorganic and organic sectors. ठीक है, कि केमिकल इंडस्ट्री में भी आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है इस टाइम पे। ठीक है, कि ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर, ये भी सब केमिकल में आते हैं, कलर्स। और इनऑर्गेनिक यानी फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारे इनऑर्गेनिक में आते हैं। ठीक है, ये सारे केमिकल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं। उसके बाद है
फर्टिलाइजर मैंने बोला, सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक, मैंने बोला कि पेंट्स, डाई स्टफ्स, नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज, सोडा ऐश, सोप, डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा, ये सब आता है अपने केमिकल इंडस्ट्री में। बस केमिकल इंडस्ट्री में अब एक इंडस्ट्री आया है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर ही है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेंटर्ड अराउंड प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। देखो हमारा इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर वर्ल्ड में, ठीक है। और बहुत सारे फर्टिलाइजर जैसे पोटैश है, पोटैश नाम का एक फर्टिलाइजर है जो रेड इन कलर होता है, वो सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है। और वो यहाँ पे नहीं मिलता, वो मिलता है हम इम्पोर्ट करते हैं अपने इंडिया में, अमेरिका में मिलता है, अमेरिका यानी कि पेरू और चिली में मिलता है वही फर्टिलाइज़र, ये याद रख लेना, तो पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो बहुत सारे फर्टिलाइजर जैसे हमारे यहाँ पे नाम दिया है नाइट्रोजीनियस को, यहाँ पे क्या नाम दिया है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मेनली यूरिया है। यूरिया ने जो इंडिया में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है ना, वो यूरिया आपको पता होगा, जो एग्रीकल्चर में होते, जो एग्रीकल्चर में लोग होते हैं उनको पता होगा कि यूरिया क्या होता है। उसके बाद डीपी क्या है, सभी आपको पता, जो मतलब एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उनको पता है, उनको पता होगा, ठीक है। ये देखो नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट, पी एंड पोटैश, मैंने बोला ना पोटैश की यहाँ पे नहीं मिलता, वो है पोटैश इज एंटरली इम्पोर्टेड एज द कंट्री डज नॉट हैव रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल यूजेबल पोटैश और पोटेशियम कंपाउंड इन एनी फॉर्म। यहाँ पे दिखा है ना कि हमारे कंट्री में पोटैश नहीं मिलता। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडस्ट्री एक्सपांडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये मतलब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ग्रो हो गई, क्योंकि देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था कि आपको हमारे 9th में पढ़ाया गया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद टेक्नोलॉजी बढ़ी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उससे ग्रो हुई थी बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई, इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी आई। उसके बाद फर्टिलाइज़र आए बड़े, इस जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वो सब आए। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे जगह में ये इंडस्ट्री, ये फर्टिलाइज सेक्टर ही फर्टिलाइज फैक्ट्री इंडस्ट्री बनी, जैसे गुजरात है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला कंट्रीब्यूट टू द हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। ये सारी जगह पे आई थी, बस ये याद रखना। और सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में बताएं, जो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री में आती है हमारी लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर नीडेड। सीमेंट इंडस्ट्री में देखो, सीमेंट इंडस्ट्री ये हम पढ़ने इंडस्ट्री में बहुत मतलब एसेंशियल कंस्ट्रक्शन, आपको पता होगा आपकी बिल्डिंग बनती होगी किसी के भी घर में, किसी का भी घर यानी कि रिनोवेट हो रहा होगा, या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग के यहाँ पे लिखा है ना, बिल्डिंग, हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड, एयरपोर्ट, डैम और एनी कमर्शियल मतलब कमर्शियल चीज़ें जैसे बिल्डिंग, ये सब बनाने के लिए सीमेंट एसेंशियल है, उसके बिना बनेगी ही नहीं, ठीक है। इंडस्ट्री रिक्वायर बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक टेलीफोन्स, सेल्यूलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर एंड मैनी अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। मैं टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री कहाँ से आ गई थी? हाँ, ये तो दूसरी इंडस्ट्री है, सॉरी गलत रास्ते पे आ गए पहले, सॉरी। देखो ये सारी इंडस्ट्रीज़ है, मतलब ये सारी सीमेंट इंडस्ट्री से ये सारी चीज़ें बनती है। बस ऊपर यहाँ पे हमको दिया है पूरा, लाइक देखो यहाँ पे नीचे आपको क्या लिखा है, द इंडस्ट्री रिक्वायर बल्कि एंड हैवी मटेरियल लाइक क्या है, सिलिका, लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, ये सारे बहुत हैवी मटेरियल है। जिप्सम हो गए, जिप्सम बहुत हैवी मटेरियल है। और सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये सारी मतलब रेल, इलेक्ट्रिक पावर भी चाहिए, ये सब को बोला है। उसके बाद है द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चाइना, चाइना क्या,
चेन्नई इन 1904, ठीक है। यह याद रखना कि हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि सबसे पहली कॉटन इंडस्ट्री मुंबई में 1854 में आई थी। उसके बाद सबसे पहली जूट इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल मिल कोलकाता में रिशिरा में आई थी 1859 में। और ये तीसरा है कि सीमेंट इंडस्ट्री सबसे पहली अपनी इंडिया में चेन्नई में 1904 में आई थी। बस ये याद रखना। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपांडेड, ये भी याद रखना, ठीक है। Improvement in the quality had found the produce a readily available market in the produce in East Asia, Middle East, Africa and South Asia. Apart from a large demand within the country, the industry is doing well in terms of production as well as the export. Efforts are being made to generate adequate domestic demand and supply in order to sustain this industry. ये बोला है कि अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था इस समय अपनी इंडिया में। और इसका मार्केट आपको सीमेंट का मार्केट इंडिया में नहीं ईस्ट एशिया में भी मिलेगा। ईस्ट एशिया में, उसके बाद मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट एशिया, उसके बाद अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ एशिया के पार्ट में भी सीमेंट की अभी लार्ज डिमांड है। उसकी भी वहाँ पे भी मार्केट है, ठीक है। और इंडस्ट्री अभी बहुत अच्छी चल रही है सीमेंट इंडस्ट्री। और वो उसके लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई तो ज़्यादा चाहिए वैसे भी। एफर्ट्स आर बीइंग डूइंग टू मेक जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू दिस इंडस्ट्री, ठीक है। ये सब बोला है। अभी हमारी मेन और बेस्ट इंडस्ट्री, मैंने आपको बोला था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 20 सालों में बहुत ग्रो हुई है अपने इंडिया में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने चाह रहे हैं, जो सबसे मेन इंडस्ट्री है पूरे दुनिया के लिए, इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि भाई प्राइमरी सेकेंडरी और प्राइमरी सेकेंडरी इसके बारे में चलती ही नहीं है अगर ये इंडस्ट्री नहीं होगी। फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा भाई, ये सब, ठीक है।